नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। लखनऊ में SC/ST आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू हरित ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने SC/ST वर्ग के उत्थान को लेकर कई अहम बातें कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ SC/ST वर्ग तक पहुंचना भी हमारी पहली प्राथमिकता है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बैठक SC/ST आयोग की आज बुलाई गई है। हमारे साथ अध्यक्ष राम बाबू हरित जी मौजूद हैं। सर, पहली बैठक है, सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए, क्योंकि आपके सारे सदस्यगण भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो आयोग के 2 उपाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस बैठक में हमने पिछली कार्रवाइयों की जो है वो देखा है कि उसमें क्या स्थिति रही है और कितने केसेस हमारे यहाँ पेंडिंग चल रहे हैं और कितने केसों का निस्तारण हो गया है, ये पूरी जानकारी ली है। यहाँ वित्तीय स्थिति क्या रही है उसके बारे में जानकारी ली है और जो हमारे तमाम तरह की जो समस्याओं के द्वारा बताई गई चीज़ें उन सब का समावेश हमने किया है। और हमने अपने इस आयोग को, जो हमारे दोनों माननीय हमारे उपाध्यक्ष हैं और मैं स्वयं, हमने 6 क्षेत्रों को 2-2 के रूप में बांट लिया है और जितने हमारे माननीय सदस्य हैं वो जिस क्षेत्र में जिसके में आएंगे उनके साथ अटैच रहेंगे। तो ये हम दौरे लगातार हमारे शुरू हो गए, मेरे दौरे शुरू हो चुके हैं, हमारे दोनों उपाध्यक्षों के दौरे शुरू हो चुके हैं और हमारे तमाम इसमें इतने सीनियर हमारे वो हैं सदस्य जो है उनके दौरे भी अपने चल रहे हैं। तो हम पूरे प्रदेश में चाहते हैं कि जितने हमारे 18 कमिश्नरी है इसमें हमारा पूरा आयोग का कोई न कोई प्रतिनिधि मूवमेंट कर रहा हो। सर, प्रदेश के तमाम जनपदों में अभी भी जो SC/ST वर्ग के लोग हैं उनका शोषण होता है, मारपीट होती है, थाने में मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। अभी भी आपके दफ्तर के बाहर एक पीड़ित सिद्धार्थ नगर से आए हैं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो ऐसे लोगों को कैसे चिन्हित करेंगे जो इस तबके को उठाने की जगह दबा रहे हैं, मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कैसे कार्रवाई करें? इसके लिए हम जो वहाँ का जिलाधिकारी है, वहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, नगर पुलिस अधीक्षक हैं या जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं उनसे हम संपर्क करते हैं और उनको निर्देशित करते हैं कि ऐसे लोगों को फिर इस महत्वपूर्ण पद पर ना रखा जाए। जो 26 जनवरी को एक शपथ लेते हैं संविधान की कि उसके अनुरूप हम काम करेंगे और फिर वो शपथ लेने के बावजूद जो है उस काम को सही ढंग से अंजाम नहीं देते हैं, नंबर 1। दूसरा, कभी कभी एक समस्या और आती है। कल मेरे सामने एक समस्या आई थी कि एक हमारा रिटायर्ड फौज से, हमारा रजक समाज से, धोबी समाज से हमारा एक पीड़ित व्यक्ति था। तो उसने जो मुझे स्टोरी बताई, तो उसके साथ जिस प्रकार से इंस्पेक्टर ने, जिस प्रकार से मुंशी ने और जो सब इंस्पेक्टर इन्होंने व्यवहार किया, तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ। मैंने उसमें क्षेत्राधिकारियों को कल फ़ोन मिला के बहुत डांटा उसको। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे SC/ST आयोग के अध्यक्ष राम बाबू हरित जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, जो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को बरगलाकर, फुसलाकर गलत तरीके से SC/ST एक्ट लगवाने का काम करते हैं, अब वो भी नहीं बचेंगे। जो इस तरीके की मंशा रखकर लोगों को फंसाने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी आयोग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नीलेश चौहान, लखनऊ। और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पत्रकार उमेश कुमार की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। देहरादून सिद्धवाल पुल पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। रमेश भट्ट और धीरेन्द्र पवार ने सिंधवाल गांव में खरीदी थी 47 बीघा जमीन। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मीडिया सलाहकार थे रमेश भट्ट और धीरेन्द्र पवार। रमेश भट्ट और धीरेन्द्र पवार ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया। त्रिवेंद्र सरकार ने करोड़ों का पुल PWD के माध्यम से वहां बनवाया। सिंधवाल में पुल उत्तराखंड में सबसे तेजी से बनकर तैयार होने वाला पुल। सिंधवाल पुल से आम जनता को अभी तक कोई भी लाभ नहीं था। हाईकोर्ट ने याचिका पर की सुनवाई, सरकार से जवाब मांगा गया है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, पत्रकार उमेश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई। जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका पर सुनवाई।
और वहीं कोरोना काल में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वहीं गाजियाबाद में कोल्ड चेन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए वैक्सीन करियर वैन की शुरुआत की गई है, जिससे वैक्सीन की खेप को खराब होने से बचाया जा सके। इसके साथ ही लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सुविधाओं को बेहतर करने का भी प्रयास जारी है। गाजियाबाद के देहात क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए सांसद वीके सिंह ने वैक्सीन कैरियर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन के संचालन से ज्यादा लोगों तक समय से वैक्सीन पहुंच सकेगी। ये हमने चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन से करी है और हमारे जो सपोर्टर्स और डोनर्स हैं उनकी सहायता से करी है। जैसे जनरल वीके सिंह साहब ने कहा कि ये वैक्सीन की लास्ट माइल डिलीवरी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जहाँ पे वैक्सीन यहाँ से माल ट्रांसपोर्ट किया। ये वैन जो है वैक्सीन ले जाने के लिए, खासकर जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर वैक्सीन के लिए सुविधा होनी चाहिए कि सही। और आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। यूपी में बढ़ रहे धर्मांतरण के मामले और लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों को लेकर तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। पहला सवाल आपसे यही है, सबसे पहले तो आपको बधाई कि जिस तरह से यूपी एटीएस ने एक बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को हाथ लगी है, एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। आपसे यहाँ समझना चाहेंगे कि कैसे कैसे पुलिस इस नेटवर्क तक पहुंची और अब तक जो तमाम पूछताछ की गई है उसमें कितनी सफलता हाथ लगी है। धर्मांतरण का जो मुद्दा है और ये दूसरा जो एक टेररिस्ट का मॉड्यूल है, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं और अलग अलग समय में एटीएस ने इसका पर्दाफाश किया है जी। जो अलकायदा का मॉड्यूल बस्ट किया गया है उसमें अभी तक 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है लखनऊ से, और उनके पास से एक कुकर बॉम्ब तथा एक पिस्टल तथा एक कुछ विस्फोटक सामग्री तथा एक प्रेशर कुकर बरामद हुआ है। अभी हमारी टीमें लगातार विभिन्न जगहों पे सर्च ऑपरेशन तथा दबिश दे रही है। जैसे ही कोई फर्दर ब्रेक थ्रू होगा इस केस में हम लोग आपको अवगत कराएंगे। जो अभी तक की चीज़ें निकल के आई हैं वो ये पता चला है कि ये अल-कायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है और ये इसका सरगना पाकिस्तान में रह के यहाँ पर लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था और आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहा था। और ये सूचना आई थी कि 15 अगस्त के पहले यहाँ कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में विस्फोट होगा जिसमें कि भारी जान माल की क्षति होगी। बिल्कुल सर, सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिल रही थी इन आतंकियों ने कई मंदिरों की रेकी की थी, क्या इसके जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश थी? क्या कहेंगे इस पर? अगर कहीं भी घटना होती तो उससे अवश्य ही अफरा तफरी मचता और समाज में भय व्याप्त होता। और कहाँ पे चीज़ें एग्जैक्टली होने वाली थी इसके बारे में अभी तक तो कुछ सूचना नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में या किसी स्मारक में ये इस तरह की घटना करते जिससे कि काफ़ी नुकसान होने की संभावना थी। क्योंकि जिस तरह से इस पूरे आतंकी नेटवर्क के जो तार हैं पाकिस्तान से और कई देशों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर अगर हम आपसे समझना चाहें तो जांच कहां तक पहुंची है सर? नहीं, एक अल-कायदा का मॉड्यूल है। अल-कायदा एक इंटरनेशनल टेररिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन सन 1988 में हुआ था और लगातार उसके बाद से 2014 में इसके इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का गठन हुआ था और उसके बाद से इंडिया में विभिन्न जगहों पर टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए लोगों को उस ग्रुप में शामिल करके उनका ब्रेन वॉश करके
ये चीज़ें की जा रही थी। क्योंकि जिस तरह से सर जानकारी मिल पा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मानव बम बनाकर विस्फोट करने की साजिश रची जा रही थी, इसको देखते हुए जो ताज़ा जानकारी है उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ महिलाएं भी गायब बताई जा रही हैं जिनका ब्रेन वॉश करके उनसे बातचीत चल रही थी। इसको लेकर जो महिलाएं गायब बताई जा रही हैं या जो लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश करके इसमें यूज़ किया जाना था, उनको लेकर जाँच पड़ताल की जा रही है, तलाश उनकी जारी है। कितनी सफलता मिली है? अभी इन बिंदुओं पे विवेचना चल रही है और इसके अगर कोई पुख्ता प्रमाण मिलेंगे तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। जी सर, फंडिंग को लेकर कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग की जा रही थी। ये कोई पहला मामला नहीं है। टेरर फंडिंग को लेकर भी इससे पहले तमाम मामले सामने आ चुके हैं। टेरर फंडिंग को कैसे रोका जाए, इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? फंडिंग के नेटवर्क के बारे में भी पूरी तहकीकात जारी है। जी सर। और जब चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी तो अवश्य हम आपके साथ इस पूरी वाक़यात को शेयर करेंगे। बिल्कुल सर, एक और सवाल है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर हम बात करें कांवड़ यात्रा को लेकर, आज ही सरकार की तरफ से ये कहा गया है, हालांकि उत्तराखंड सरकार ने जो फैसला लिया है कांवड़ यात्रा को उस पर रोक लगा दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि ये कांवड़ यात्रा की इजाजत दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि कोरोना की जो तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाएगा और तभी ये कांवड़ यात्रा होगी। तो कैसे इस कांवड़ यात्रा को कराया जाएगा? एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। इसको लेकर कोई रोड मैप तैयार किया गया है आपकी तरफ से? कांवड़ यात्रा के बारे में पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि बहुत ही एक प्रतीकात्मक रूप से कांवड़ यात्रा होगी और सारे कोविड के जो भी गाइडलाइंस हैं, चाहे वो भारत सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, उसको फॉलो किया जाएगा। और आज ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ने भी इसका सुमोटो संज्ञान लिया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो भी डिसीजन राज्य सरकार का होगा वो उसको हम लोग अनुपालन कराएंगे। और अभी कांवड़ का जो मुख्य दिन है वो 6 अगस्त को है और सावन का महीना 25 तारीख से शुरुआत होगी। तो इस बीच में राज्य सरकार सभी पहलुओं को देखते हुए विचार करेगी और उस हिसाब से भी आगे की कार्रवाई पुलिस कराएगी। बिल्कुल, लेकिन सर क्योंकि कांवड़ यात्रा को जिस तरह से आपने कहा है कि जिस तरह से ऑर्डर मिलेंगे और जो चीज़ें सामने निकल कर आएंगे उसको गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा संख्या है श्रद्धालु की जो लोग कांवड़ यात्रा में जुड़ते हैं, जो श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं। इतनी बड़ी तादाद में कैसे गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा? क्योंकि थर्ड वेव को लेकर जो लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थर्ड वेव को लेकर चिंता जताई जा चुकी है। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां होंगी सर प्रशासन के सामने। जी, आपने देखा होगा कि अभी रथ यात्रा भी मनाई गई थी विभिन्न जगहों पे। तो और अगर अन्य राज्यों में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो इतना बड़ा क्राउड यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें से जो विशेषकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्राउड आता है वो केवल उत्तर प्रदेश का नहीं रहता, इसमें अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। तो अगर अन्य राज्यों से कांवड़ के त्यौहार रिस्ट्रिक्शंस होगा तो अवश्य ही ये संख्या बहुत कम हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप से जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका लंबित है या उन्होंने जो सुमोटो संज्ञान लिया है उसमें जो डायरेक्शन आएंगे उसी पे सभी चीज़ें हो पाएंगी। सर एक आखिरी सवाल ये है, उसका पूर्ण अनुपालन हम लोग यहाँ पे कराएंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा, अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और उन चुनाव में हिंसा देखी गई, सड़कों पर जमकर हिंसा हुई। विपक्ष पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े कर रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं और कैसे, अगर ये छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की, तो इस छवि को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये जो यहाँ के लोकल बॉडी चुनाव थे वो मेरे हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी जो इलेक्शन हैं जिसमें लाखों लोग जनप्रतिनिधि विभिन्न स्तर पे चुने गए हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो अगर आप घटनाओं की संख्या देखेंगे तो
अनुपातिक रूप से घटनाएं उतनी नहीं है, और जहाँ भी घटनाएं हुई हैं वहाँ पुलिस ने बहुत ही सख्त कार्रवाई की है, और आगे भी इसमें जितने भी लोग गड़बड़ी फैलाने में थे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। और पूर्व में भी जो निरोधात्मक कार्रवाई बहुत ज़्यादा की गई थी, जिससे कि हिंसाएं इस बार काफ़ी कम हुई। सर, पुलिस की कार्यशैली एनकाउंटर को लेकर भी सवालों के घेरे में रही है। विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठाता रहा है। स्पेशली उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? आखिरी सवाल है। ये पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि एनकाउंटर कोई स्टेट की पॉलिसी नहीं है, और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई के दौरान अटैक करता है, फायर करता है, तो उसमें पुलिस सेल्फ डिफेंस में फायर करती है। और जो इनकाउंटर में की भी एक जांच की पूरी प्रक्रिया है, गाइडलाइंस है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उसका पूर्ण अनुपालन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त मैजिस्ट्रियल जांच होती है, जुडिशियल जांचें होती हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकरण में उत्तर प्रदेश की जो में जितने भी पुलिस एक्शंस हुए हैं उसमें कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। और साथ ही साथ हमारे भी पुलिस के भी बहुत सारे जवान हैं जो पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली लगने से शहीद हुए हैं, तथा 3000 से भी ऊपर लोग घायल हुए हैं इस पूरे प्रकरणों में। लेकिन सर, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई, हमने भी तस्वीरें देखी और न्यूज़ वन इंडिया ने लगातार तस्वीरें दिखाई किस तरह से सड़क पर पत्थरबाजी हो रही थी, गोले बम तक सड़कों पर नजर आ रहे थे और खूब लाठी डंडे चल रहे थे बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं के बीच में। क्या पिछली सरकार से, क्योंकि हमने देखा है क्योंकि लगभग हर बार इस तरह की स्थितियां होती है, क्या पहले से सबक नहीं लिया गया था या तैयारियों में कोई कमी थी? चूक कैसे हो गई? मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से जिसमें लाखों जनप्रतिनिधि इलेक्ट हुए हैं, उसमें कुछ घटनाएं हुई थी, उनमें संज्ञान भी लिया गया है और कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। लेकिन सर, सवाल एक ये भी है, अगर हम बात करें जिस तरह से यूपीएटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, ये हम सब जानते हैं और इस बात को मानना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क सूबे में पनप रहा था, क्या इस बात को लेकर किसी भी तरह की कोई इनपुट नहीं मिला था? क्योंकि काफ़ी समय से ये कहा जा रहा है, बहुत कम समय का तो नहीं होगा क्योंकि बड़ा नेटवर्क नज़र आ रहा है, तमाम जगह छापेमारी हो रही है, संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, कई और शहरों में अभी छापेमारी होगी क्योंकि जिस तरह से लगातार तार जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं इस नेटवर्क के। इस पूरे प्रकरण में आपने देखा होगा कि बहुत समय रहते ही पुलिस ने इस पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया, तथा इसमें गिरफ्तारियां भी जो प्रमुख लोग थे उनकी हो गई हैं। और हम लोग पूरे जितने भी इसके अन्य साथी हैं उन पर भी बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे ताकि इस पूरे मॉड्यूल को ख़त्म किया जा सके। कानपुर की अगर हम बात करें तो कई लोग इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, 8 इंजीनियर भी गायब बताए जा रहे हैं, एक बिल्डर से भी जमीन मांगने की कोशिश, जमीन को लेकर ये कहा गया था दोनों आतंकियों ने कि जमीन तलाशने की बात भी सामने आ रही है, बिल्डर से भी पूछताछ हुई है। इन न्यूज़ में कोई मेरे हिसाब से कोई सत्यता नहीं है, और हम लोगों ने न्यूज़ चैनल पे या सोशल मीडिया में ही ये बात देखी थी। बाद में फिर उसी बिल्डर का स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पे भी चल रहा था कि पुलिस ने कोई उनसे पूछताछ नहीं की है। तो इस तरह की चीज़ें जब तक कि पुख्ता प्रमाण ना मिल जाएं, किसी के बारे में इस तरह के प्रकरण में जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जुड़ा हो, बिना सबूत के कुछ भी कहना उचित नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ वन इंडिया पर बोले प्रशांत कुमार, पकड़े गए आतंकियों का कनेक्शन अलकायदा से है, बड़ी खबर, बड़ी वारदात को अंजाम देने की ताक में थे, एटीएस पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। तो तमाम यहां पर
जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्या कुछ प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ जुड़े थे। जांच पूरी तरह से की जा रही है, फंडिंग को लेकर भी जांच की जा रही है। 15 अगस्त से पहले विस्फोट करने की तैयारी थी, ये प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया। कांवड़ यात्रा पर भी ये कहा जा रहा है कि जो भी आगे फैसला लिया जाएगा उस पर उसको देखते हुए रोड मैप तैयार किया जाएगा और तमाम गाइडलाइंस को पालन कराते हुए ये यात्रा कराई जाएगी अगर सरकार की तरफ से इजाजत रहेगी। तो बात करेंगे बुलंदशहर की खबर की। बुलंदशहर पुलिस की मानवीय पहल, मृतक पुलिसकर्मी के बेसहारा परिवार की मदद। 4000 पुलिसकर्मियों ने किया एक दिन का वेतन। एसएसपी ने परिवार को सौंपा 33 लाख रुपए का लगभग चेक। मृतक सिपाही विनीत शर्मा के परिजनों की गई आर्थिक मदद। सिपाही विनीत शर्मा की कैंसर से मौत हुई थी। और वहीं खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस के शिकंजे में फर्जी पुलिसकर्मी। आरोपी से यूपी पुलिस की प्लेट लगी हुई बाइक बरामद है। थाना इकोटेक 3 में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी से निकलवाई पुलिस की वर्दी। तो थाना इकोटेक 3 में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी से निकलवाई पुलिस की वर्दी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।